नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार हम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी देते हैं और इस कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर जय कुमार राय, जो बाल्को न्यूक्लियर मेडिकल सेंटर रायपुर छत्तीसगढ़ में कंसल्टेंट मेडिसिन है। डॉक्टर जय कुमार, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 के दौरान कैंसर का इलाज कैसे किया जाता है, किस तरह की सावधानी बरती जाती है और उसका ट्रीटमेंट कैसा किया जाता है। अगर आपकी भी इससे जुड़ी कोई भ्रांति है, समस्या है, तो हमारे टेलीफोन नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल करके सीधा डॉक्टर से सवाल पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर जय, मैं यही जानना चाहूँगा आपसे कि चूँकि एक बहुत बुरा वक्त चल रहा है महामारी का, कोरोना का, और इस कोरोना संकट काल में कैंसर के मरीजों की देखभाल जो है बाल्को न्यूक्लियर अस्पताल प्रबंधन कैसे कर रहा है? बिल्कुल, चूँकि हमारा हॉस्पिटल बाल्को मेडिकल सेंटर छत्तीसगढ़ का एक सबसे बड़ा कैंसर का अस्पताल है और यहाँ पर पूरे प्रदेश के आसपास के प्रदेशों के भी पेशेंट आते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि हम उनको कोरोना से बचाते हुए कैसे उनका इलाज भी करें, पेशेंट्स और उनके रिलेटिव को भी बचाएं और ख़ुद को भी बचाएं। तो इसके लिए हम लोगों ने कई स्टेप्स पे, कई गाइडलाइंस के हिसाब से कई स्टेप्स फॉलो किए हैं, जिसमें पेशेंट जैसे आता है, जैसे ही हॉस्पिटल में आता है तो उसकी स्क्रीनिंग होती है कि उसमें कोई सिम्टम तो नहीं है। अगर उसमें कोई सिम्टम है तो उसको अलग ट्रायज किया जाता है, और अगर बाय द वे कोई पेशेंट ऐसा है जो जिसमें ऐसे कोई सिम्टम नहीं है तो उनको अलग ट्राई किया जाता है, और उस हिसाब से उनके जिनमें सिम्टम हैं उनमें सावधानी ज़्यादा बरतते हुए उन पेशेंट्स को देखा जाता है। और जिनमें सिम्टम नहीं है, ऐसे कोई सिम्टम जो कि या वो कोविड एरिया से नहीं आए हैं, तो उनको हम जो है जल्दी से क्यू में लगा के उनको हम पहले इलाज करके, और उनको हम, ताकि भीड़ ना बढ़े हॉस्पिटल में, फिर बैठने की व्यवस्थाएं हैं, जैसे उसमें हमने काफ़ी चेंजेस किए हैं। जैसे आजू बाजू नहीं बैठना है, एक आदमी बैठेगा, उसके बाद एक सीट खाली रहेगी, तो बैठने में भी ऐसे हमने कुछ प्रबंधन किए हैं जिससे कि लोगों को क्राउड मैनेजमेंट हो। और हम खुद ही फ़ोन से अभी लोगों को फ़ोन करते हैं कि आप जहाँ तक पॉसिबल हो आप एक पेशेंट के साथ एक ही आदमी आए, ऐसा ना हो कि भीड़ बना के आएँ। हालांकि कुछ जो सीरियस मरीज हैं उनके साथ तो डेफिनेटली एक से ज़्यादा लोगों को आना पड़ता है, लेकिन जो मरीज आराम से चल फिर सकते हैं, अपना स्वयं की देखभाल कर सकते हैं, उनके साथ हम कहते हैं कि एक के साथ एक ही लोग आएँ। और इस तरह हम भीड़ को भी ध्यान देते हुए साथ में इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं उनको, आपको चूँकि लाइफ एंड डेथ का जहाँ जहाँ मामला है उसको हम ध्यान में रखते हुए उनको हम प्रायोरिटाइज करते हैं, उनको हम पहले लेते हैं और चाहते हैं कि वो जितनी भी सिचुएशन है वो सब हम आराम से हैंडल कर पाएँ। तो इस तरह हम कुछ प्रिकॉशंस लेते हुए, कुछ रोज़मर्रा की जो पहले की जो चीज़ें थी उसमें कुछ छोटी छोटी चेंजेस करते हुए हमने अपने हॉस्पिटल को लगातार पेशेंट्स को सेवा देने के लिए ओपन रखा है। और इसी तरह हमने क्या किया है कि डॉक्टर्स में भी हमने जो है शिफ्ट चेंज कर दिए। जैसे आधा स्टाफ कुछ दिन आता है, फिर आधा स्टाफ उसके बाद आता है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मान लीजिए कि एक टीम जो आ रही है, अगर वो किसी भी तरह प्रभावित हो जाती है कोविड से या कुछ, तो ऐसा ना हो कि हमें पूरा का पूरा अस्पताल ही बंद करना पड़ जाए। तो इस तरह की कुछ गाइडलाइंस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर की तरफ से हम लोगों को दी गई हैं, उसको फॉलो करते हुए हम लोगों ने ये सब जो है कदम उठाए हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि बाल्को मेडिकल सेंटर में तमाम प्रिकॉशंस के साथ वो सावधानियां भी बरती जा रही हैं, उसके मुताबिक ट्रीटमेंट जो है पेशेंट्स पहुंचते हैं हॉस्पिटल में उन्हें दिया जा रहा है। डॉक्टर जय, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या कैंसर के मामलों का ऑनलाइन परामर्श जो है, ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है द्वारा, वो प्रतिबंधित किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे हॉस्पिटल में ऐसी सुविधाएं चालू कर दी गई हैं जिसमें हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी दे रहे हैं। तो ऐसे मुझे लगता है कि कई हॉस्पिटल्स हैं, चूँकि ये टेक्नोलॉजी का युग है और ऐसी बीमारी है, तो डेफिनेटली हमको टेक्नोलॉजी को मैक्सिमल
यूज़ करना चाहिए, ताकि हम लोगों का पर्सनल कांटेक्ट कम से कम कर सके वहाँ जहाँ वाकई इसे कम किया जा सकता है। ये नहीं कि जिनको ज़रूरत है उनको नहीं, लेकिन डेफिनेटली हर सिम्टम जो है पेशेंट को बड़ा लग सकता है और वो घबरा सकते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हम उनसे उनकी फ़ाइल वगैरह जो भी है वो हम उनसे ऑनलाइन मंगाते हैं, ऑनलाइन उनको अपॉइंटमेंट देते हैं। हमारे यहाँ का डॉक्टर खुद उनको कॉल करता है और कॉल करके उनसे सारी जानकारी लेता है। पहले वो फाइल की स्टडी खुद कर लेता है, उसके बाद वो कॉल करता है, कॉल करके उनसे जो भी उनको लगता है कि क्या हो सकता है इसे, उस हिसाब से उनसे सिम्टम पूछे जाते हैं, उनसे कुछ जानकारी जुटाई जाती है और उस बेसिस पे हम ये डिसीजन लेते हैं कि वाकई वो पेशेंट को जो सिम्टम है वो कितना सीवियर है, उसे तुरंत हॉस्पिटल आने की आवश्यकता है या वो बहुत ही माइल्ड रूप से सिम्टम। तो जो बिल्कुल माइल्ड सिम्टम होते, जो हमें मालूम है कि हाँ ये पेशेंट इस बीमारी से गुजर रहा है, तो ये बिल्कुल कॉमन सिम्टम है, तो उसमें उनको सांत्वना दी जाती है। कुछ मेडिकेशन जो दिए जा सकते हैं वो उन्हें बताए जाते, प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, ऑनलाइन ही बताए जाते हैं और उनको कम से कम उनको हम बचाते हैं कि वो अननेसेसरी हॉस्पिटल में आने से बचें, लोगों के कांटेक्ट में आने से बचें। क्योंकि सारे कैंसर पेशेंट हैं तो उनमें इम्यूनिटी भी लो होती है, तो डेफिनेटली हमको ये पार्ट भी ध्यान में रखना होता है कि क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है, तो हमें उसको भी ध्यान में रखते हुए पूरा मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो डेफिनेटली जहाँ जहाँ ऑनलाइन पॉसिबल हो सकता है हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ऑनलाइन सलाह दे रहे हैं, और बाकी के भी हॉस्पिटल मुझे लगता है कि उन्हें भी ये सब करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। बालको मेडिकल सेंटर में ऑनलाइन जो है कंसल्टेशन भी दिया जा रहा है। डॉक्टर जय, यहाँ एक बड़ा सवाल अब ये खड़ा होता है कि कोरोना ने इतना परेशान कर दिया है लोगों को कि जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, फिर चाहे वो कैंसर ही हो या कोई और भी डिजीज़ हो, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ में मान लीजिए किसी पेशेंट को कैंसर है और कैंसर ऐसे डिजीज़ के बाद अगर कोरोना का भी ये जो खतरा पैदा हो रहा है, तो ऐसे में उन पेशेंट्स को कितनी सावधानी बरतना चाहिए, किस तरह से बरतना चाहिए और क्या जोखिम उन कैंसर पेशेंट्स को रहता है? डेफिनेटली जैसा कि आपने खुद बताया और अभी हमने डिस्कस किया कि पेशेंट्स जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनका जो इम्यून सिस्टम होता है बाकी नॉर्मल पेशेंट से थोड़ा वीक होता है, और जब उनको कैंसर का इलाज चलता है, मान लीजिए किसी को कीमोथेरेपी चल रही है, तो वो सिस्टम थोड़ा और वीक हो जाता है। तो डेफिनेटली ये पेशेंट में कोरोना होने के तो चांसेस तो सभी में बराबर हैं, लेकिन कोरोना से लड़ने की जो क्षमता होती है उस क्षमता में थोड़ा कमी रहती है। तो इस स्थिति में क्या किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है, कोविड और नॉन कोविड हॉस्पिटल को अलग कर दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये की गई है कि एक ही हॉस्पिटल में कोविड वाले पेशेंट, मतलब कोरोना वाले पेशेंट और नॉन कोरोना वाले पेशेंट ट्रीट ना हो, ताकि जो नॉन कोरोना वाले पेशेंट्स हैं जिनमें ये चांसेस नहीं हैं, उन पेशेंट्स की हम विशेष देखभाल, अलग तरीके से देखभाल कर सके। उसमें कैंसर अस्पतालों को विशेष प्रायोरिटी दी गई है, ताकि उन लोगों, कैंसर पेशेंट चूँकि उनको भी मौत का खतरा उतना ही होता है, लेकिन अगर उनको कोरोना भी हो गया और कैंसर भी हो गया तो डेफिनेटली ये काफ़ी घातक हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है उन पेशेंट्स का ज़्यादा ध्यान रखते हैं और उनको आगे लेके चलते हैं। हालांकि जहाँ तक बचाव का संबंध है, कई सारे बचाव हैं जो हम आगे आपको बताएंगे। डॉक्टर जय, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसे अधिकतर लोग हमें दिख रहे हैं, पेशेंट्स ऐसे मिल रहे हैं जो नेगेटिविटी से परेशान है। इस कोरोना ने इतनी नकारात्मकताएं पैदा कर दी हैं, नेगेटिविटी पैदा कर दी है कि उनका अपने फिजिकल बॉडी पर और मेंटली माइंड पर एक कंट्रोल नहीं है। एक बड़ा चैलेंज है उससे डील करना, और अगर ऑलरेडी कोई पेशेंट कैंसर से पीड़ित है तो उसके लिए तो फिर ये डबल चैलेंज हो गया। तो उन्हें आप कैसे एडवाइस करेंगे, वो अपने इस चैलेंज को कैसे स्वीकार करें, कैसे फिजिकली एंड मेंटली अपने आप को ठीक रखें? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है कि डेफिनेटली कैंसर अपने आप में ही काफ़ी मेंटल प्रेशर देता है, काफ़ी लोग जो है उससे परेशान रहते हैं। और जहाँ तक बात है कि अगर उसके साथ कोरोना का डर है तो वो भी अपने आप में एक काफ़ी मेंटल प्रेशर देता है। और अगर परिवार वालों को हॉस्पिटल आना है, पेशेंट को लेके आना ही है, चूँकि वो इलाज ज़रूरी है, वो उनकी लाइफ और डेथ का सवाल है, तो वो आते ही हैं। तो इसमें सारे परिवार को एक साथ रहना, उनको इस बात की समझना, बेसिकली समझ होना कि हाँ हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इस बीमारी को समझते हैं, देखिए जैसे कि सबको मालूम है कि इसका इलाज नहीं है लेकिन रोकथाम संभव है।
तो दो, एक नेगेटिव बात है तो एक पॉजिटिव बात भी है कि रोकथाम संभव है। तो रोकथाम कैसे संभव है कि आप अपना कांटेक्ट कम से कम, जिनको भी होने की संभावना है उनसे कांटेक्ट कम से कम करें। तो जब भी आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये करें कि आप कम लोग जाएं, कम लोग जाएं, मास्क का उपयोग करें। खाने पीना जो है, खाने पीने में आप ध्यान रखें, वो चीज़ें खाएं जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। कलर वाले फल फ्रूट हो गए वो खाएं, और मल्टीविटामिन्स हो गए, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए। तो बहुत सारी चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं या उसकी गोलियां भी आती हैं, तो आप उनका सेवन करें। खासतौर से कैंसर पेशेंट्स उन चीज़ों का सेवन करें। अब जहाँ तक रही मेंटल स्ट्रेस की बात, तो उस ये तो हो गई फिजिकल स्ट्रेस, क्योंकि मेंटल के साथ फिजिकल भी हमेशा एसोसिएटेड रहता है। जहाँ मेंटल स्ट्रेस की बात हुई तो उसके लिए आप अपना रूटीन को बना के रखें, मतलब जिस समय पे जो काम करना होता है वो काम करें। आप ये ना हो कि आप उससे परेशान होकर आप अपना रूटीन चेंज करें, आप वैसे ही पड़े हुए हैं, आप निगेटिविटी में पड़े हुए हैं। आप न्यूज़ नंबर बढ़ता जाएगा, जो भी आप नंबर देख रहे हैं, तो लगातार नंबर देखने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप डिसाइड कर लें दिन में एक बार न्यूज़ देखें, 2 बार न्यूज़ देखें, लेकिन आप उतने में ही वो नंबर देखें। और अगर आपको देखना लगता है और नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, आपके पास अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो वो डेफिनेटली आप तक पहुंच ही जाएगी किसी न किसी माध्यम से। तो उसको बहुत सारी निगेटिव न्यूज़ आप अवॉइड करें। जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं आप वो देखें मीडिया में, उसको फॉलो करें। और एक्सरसाइज है रेगुलर, अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं या आपका पेशेंट अगर चल फिर सकता है, वॉकिंग ही हो गई, घर में वॉक करें। घर के बाहर की लिए सलाह नहीं दी जा रही, घर के अंदर ही वॉक करें। टेरिस है तो टेरिस पे वॉक करें। सुबह शाम थोड़ी हवा, टेरिस की जो हवा आती है, शुद्ध हवा आती है, उसको ले। थोड़ा धूप जो है वो भी जरूरी है। तो इस तरह जो कुछ चीज़ें हैं, प्राणायाम है, प्राणायाम करें, और फलों का सेवन और भोजन का ख्याल रखें। तो अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं और परिवार के साथ रहते हैं, परिवार वाले भी आपको, चूंकि इंडियन कल्चर में हमेशा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सपोर्ट करते हो, डेफिनेटली हम एक अच्छी जगह हैं जहां हमारे पास मेंटल सपोर्ट हमेशा है। तो डेफिनेटली इन सब के साथ मुझे लगता है कि हम इन सब स्थितियों से, इन मानसिक तनाव से उबर सकते हैं और उसको कम तो डेफिनेटली रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। डॉक्टर जय, ये भी हम जानना चाहेंगे कि चूंकि अभी कोरोना को लेकर कोई भी वैक्सीनेशन तो तैयार हुई नहीं है, तमाम जो है रिसर्चेस जारी हैं कोरोना की वैक्सीनेशन बनाने के लिए, लेकिन कैंसर पेशेंट्स में भी हम अगर देखें जो कीमोथेरेपी कराते हैं उन्हें ज़्यादा चांसेस रहता है, एक भ्रम भी रहता है कि हम कीमोथेरेपी कराते हैं तो क्या हमें ज़्यादा चांसेस हैं कोरोना होने के। हालांकि हम ये भी देख रहे हैं कि एक अनसिम्टोमेटिक कोरोना भी काफ़ी सुनाई दे रहा है, दिख रहा है कि जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते। तो हथियार के तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, दूरी बनाए रखना, अभी यही हम फॉलो कर रहे हैं। तो एक रूटीन टेस्ट की हम बात करें तो कैंसर पेशेंट्स को कितने दिनों में रूटीन टेस्ट के लिए हॉस्पिटल जाना होगा, और जो कीमोथेरेपी कैंसर कराते हैं कैंसर पेशेंट्स, उन्हें आप क्या एडवाइस करेंगे? बिल्कुल, जो कैंसर पेशेंट कीमोथेरेपी करा रहे हैं तो उनका इम्यूनिटी लो है। तो कहने का मतलब ये है कि इम्यूनिटी लो होने के चांसेस हैं, तो उनको इन्फेक्शन होने का उनसे इन्फेक्शन से लड़ने का जो है वो क्षमता थोड़ी कम है। तो डेफिनेटली हम उनकी विजिट को कम से कम करना चाहते हैं हॉस्पिटल में, जितनी ज़रूरी है उतनी ही विजिट। फिर जैसे हो गया रिपोर्ट्स वगैरह, जैसे आपने कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन आपको प्रिस्क्राइब किया, तो अब ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी डॉक्टर सोच समझ के कितना ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, कब तक उसको बढ़ाया जा सकता है, उस हिसाब से एडवाइस की जा रही है। तो कुल मिला के कॉन्टैक्ट को कम करने का, उनके बाहर निकलने को कम करने की कोशिश सारे मेडिकल फैटर्निटी, सारे हॉस्पिटल कम कर रहे हैं। फिर रही है कि हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था कि आपको रिपोर्ट लेने भी एक बार आना पड़ता था। तो अभी हम लोगों ने उसको बाल्को मेडिकल सेंटर में उसको ऑलमोस्ट पूरी तरह खत्म कर दिया है कि अगर आपको सिर्फ रिपोर्ट लेने आना है तो आपको सिर्फ रिपोर्ट के लिए आने की जरूरत नहीं। हमने सुविधा प्रोवाइड की है, आप ईमेल दीजिए, व्हाट्सअप दीजिए, हम आपको उसमें रिपोर्ट दे देंगे। और रिपोर्ट को देखने के बाद अगर उसमें कुछ मेडिकेशन में कुछ माइनर चेंजेस हैं, जैसे हमने पहले ही मेडिकेशन दे दिए हैं, मान लीजिए खून की कमी लग रही है, आयरन ऐड करना है, तो हम उसको आपको बाद में फ़ोन से, व्हाट्सअप से हम आपको वो सब मॉडिफिकेशन ऑनलाइन कर देते हैं। तो वो आपको उतना आने की जो है वो बच जाती है और आपका एक्सपोजर कम हो जाता है। तो ओवरऑल इसको एक्सपोजर कम करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। बाकी हॉस्पिटल में भी जब पेशेंट आता है तो उसको मास्क, उसके अटेंडेंट को मास्क, हाथ धोना,
जब भी वो बाहर निकल रहा है उसको अंदर आने के समय वो हाथ धोना और बाहर जाते समय हाथ धोना, इन सब को भी हम फॉलो करा रहे हैं। तो इससे जो है उनको खुद को, और जब आप वापस लौट के घर जाएं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको अगर आप हॉस्पिटल आके स्पेशली घर आ रहे हैं, तो जैसे हम लोग जब हॉस्पिटल से घर जाते हैं तो पूरा प्रिकॉशन लेते हैं, हम पूरे सारे जो हम लोग नहाते धोते हैं, सारी चीज़ों को सैनिटाइज करते हैं, जो जो भी हम सैनिटाइज जैसे पर्स हो गया, जो भी आवश्यक है। अभी हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स ने घड़ी पहनना बंद कर दिया, बेल्ट पहनना बंद कर दिया। जो चीज़ें आवश्यक नहीं है उन चीज़ों को हमने यूज़ करना कम कर दिया है। पहले 2 मोबाइल अगर आप यूज़ करते हैं तो आप 1 मोबाइल से ही काम चला रहे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें ज़्यादा ना ले जानी पड़े। तो ऐसे भी पेशेंट भी जब वो हॉस्पिटल को विजिट करे तो वो कोशिश करे कि उसके साथ ऑब्जेक्ट कम से कम हो, ताकि उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस कम से कम हो। प्लस वो हॉस्पिटल में ध्यान रखे कि अननेसेसरी चीज़ों को छुए नहीं, हर चीज़ को छू के जानने की ज़रूरत नहीं है, आप दूर से देख सकते हैं। जहाँ एक जगह पे बैठे फ्रीक्वेंट आप चेयर्स ना बदलें। तो इस तरह के कुछ आप आप स्वयं से सोचेंगे जो कॉमन सेंस की चीज़ें हैं कि कैसे हम चीज़ों को छूने से बच सकते हैं, इन्फेक्शन को अपने पास पहुंचने से रोक सकते हैं। अगर आप वो सब फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप बेहतर स्थिति में रहेंगे और इससे कम से कम प्रभावित होने के चांस आपको रहेंगे। बिल्कुल डॉक्टर जय, आपके जवाब से ज़रूर ये लगता है कि कोरोना ने ना सिर्फ आम लोगों की लाइफस्टाइल को बदला है, बल्कि एक डॉक्टर के भी जो व्यवहार को बदला है उसके पेशेंट के प्रति, उसके लाइफस्टाइल के प्रति। और ये बहुत अच्छी बात है कि बाल्को मेडिकल सेंटर टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग कर रहा है। कोशिश यही है कि जो पेशेंट है वो बहुत कम विजिट करें, क्योंकि खुद पेशेंट नहीं चाहेगा कि मैं ऐसे बुरे वक्त में बार बार हॉस्पिटल जाऊं, तो उसका भी बाल्को मेडिकल सेंटर बखूबी ख्याल रख रहा है। मैं इम्यूनिटी और डाइट पर आना चाहूँगा डॉक्टर जय, चूँकि हम ये बहुत सुन रहे हैं कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप काफ़ी हद तक कोरोना से लड़ सकते हैं, लेकिन चाहे वो कैंसर पेशेंट हो या फिर कोई एक आम पेशेंट की भी हम बात करें, तो उसे आप क्या एडवाइस करेंगे, क्या गाइड करेंगे, किस तरह का फूड सप्लीमेंट वो ले, किस तरह की वो डाइट रखे कि वो कमज़ोरी महसूस ना करे, इम्यूनिटी उसकी अच्छी हो और खान पान उसका अच्छा हो। डाइट पे आप क्या उसमें एडवाइस करेंगे? डेफिनेटली जहाँ तक अपन हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ को अच्छा रखना, उसमें इम्यूनिटी एक पार्ट है। इम्यूनिटी को बूस्ट करना, उसे अच्छा रखना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस समय जब हम इन्फेक्शन के दौर से गुजर रहे हैं। तो इम्यूनिटी बहुत सारी चीज़ों से बूस्ट होती है, जिसमें आपका मॉर्निंग में सुबह जो आप थोड़ी नॉर्मल हवा लेते हैं वहाँ से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होना चालू हो जाती है। थोड़ा सनलाइट लेना वो भी इम्यूनिटी को आपके बूस्ट करता है। फिर आता है खाना पीना खाना। तो खाने पीने में आप जो है हरी सब्जियों का, कलरफुल सब्जी जैसे कैरेट हो गया, टमाटर हो गया, आपका अनार हो गया, तो ऐसी भी जो सब्जियां हैं जो कलरफुल होती हैं उसमें काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। आप वो सब अदरक, लहसुन, ये सब जो आयुष के द्वारा बताई हुई जो कुछ चीज़ें हैं जैसे काली मिर्च, तुलसी, लहसुन, अदरक, इन सब का उपयोग समुचित मात्रा में करें। तो ये हो गया। फिर ड्राई फ्रूट्स हो गए, अगर आप उसका उपयोग करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो आप वो उपयोग में करें। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। व्यायाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस तनाव के समय में चूंकि आपकी इच्छा नहीं होगी कि आप व्यायाम करें, मतलब अगर आप रेगुलर न्यूज़ देखते हैं तो इच्छा की कमी हो सकती है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप उसको एक रूटीन में डालें कि हाँ मुझे 5 मिनट 10 मिनट जो भी है एक रेगुलर डेली व्यायाम करना ही है, चाहे मेरा मन हो या नहीं हो। और अगर परिवार में कई लोग साथ में हैं तो कोशिश करें कि वो पेयरिंग में करे। कभी कभार क्या होता है कि एक आदमी की इच्छा नहीं है, दूसरा आदमी उसको बूस्ट कर सकता है। तो इस तरह हम अगर सामूहिक रूप से, पूरा पारिवारिक रूप से चल पाएंगे तो डेफिनेटली हम इन सब स्टेप्स को फॉलो कर पाएंगे। कभी एक की इच्छा नहीं है तो दूसरा उसको बूस्ट कर देता है कि नहीं चलो हम लोग ये सब करते हैं, हम जब रोज करते आ रहे हैं तो आज भी करते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इन सब के साथ अगर हम आगे बढ़े तो इम्यूनिटी को हम डेफिनेटली बूस्ट कर सकते हैं और हम अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश कर सकते हैं। डॉक्टर जय, हम विटामिन सी के बारे में भी बहुत सुन रहे हैं कि विटामिन सी जो फूड सप्लीमेंट्स देते हैं उन्हें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अधिग्रहित करें, उन्हें भी आप लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस पर आपकी क्या राय है और ऐसे कौन से फूड सप्लीमेंट्स हैं अगर विटामिन सी से वाकई इम्यूनिटी मजबूत हो रही है तो? डेफिनेटली विटामिन सी और विटामिन ई ये दो हैं जिनको हम इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, और जिंक ये तीसरा है। जिंक जो है इम्यूनोमॉड्यूलेटर का काम करता है। तो ये कुछ तत्व ऐसे हैं जो
आपकी इम्यूनिटी को, अगर हम माइक्रो मिनरल्स की बात करें और विटामिन्स की बात करें तो उसमें आते हैं ये, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो विटामिन सी जहाँ तक बात करेंगे, जितने भी खट्टी चीज़ें होती है, आपको खट्टे फल या खट्टे फल स्पेशली जो होते हैं, वो सब आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और वो हेल्प करते हैं आपको इन्फेक्शन से लड़ने में। तो नींबू हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया तो इस तरह के जितने भी खट्टे फल होते हैं, कोई भी फल आप किसी भी रूप में ले, चाहे वो आप उसको रस के रूप में ले, चाहे उसे आप काढ़े में ले, चाहे उसे आप चाय में ले, किसी भी रूप में ले। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप उसे कच्चा लेते हैं, मतलब फ्रेश लेते हैं, उसे आप गर्म ना होने दें, तो आपको ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो ये सब जो है विटामिन सी। जहाँ तक बात है जिंक की, तो बच्चों को जिंक के कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं और आपके लिए भी जिंक के कुछ सप्लीमेंट आपको मिल सकते हैं, वो चाहें तो आप यूज़ करें। वो इम्यूनोमॉड्यूलेटर का काम करता है, आपकी इम्यूनिटी को, बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। जी डॉक्टर जॉय, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी हैं। तमाम सवालों के जो जवाब आपने दिए उससे काफ़ी जानकारी हमें मिली है। अंत में मेरा एक सवाल यही रहेगा कि अब दर्शकों को और तमाम लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? कोरोना के खिलाफ हमें किस तरह लड़ना है, चाहे फिर वो कैंसर पेशेंट्स हो या कोई भी आम लोग ही क्यों ना हो, आम व्यक्ति क्यों ना हो, क्या मैसेज देंगे दर्शकों को? डेफिनेटली जहाँ तक अब लॉकडाउन का ये तीसरा फेज चालू हो गया है जैसा कि है, लेकिन ये लॉकडाउन हम सब समझते हैं कि बहुत लंबा नहीं चलाया जा सकता, इसे कभी न कभी हमें ख़त्म करना ही होगा। तो कैसे हम इस कोरोना की जंग को जीत सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके लिए जो नॉर्मल, जो हमें बार बार समझाया जा रहा है, चाहे वो टीवी हो, चाहे रिंगटोन हो, चाहे कहीं भी हो, सोशल डिस्टेंसिंग हमें रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप कहीं भी जाए, अननेसेसरी, सबसे पहले तो आप अननेसेसरी घर से बाहर ना निकले। अगर ज़रूरत नहीं है तो बाहर ना जाए। जो काम फ़ोन से हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, उसे कोशिश करें कि फ़ोन से ऑनलाइन आप निपटाएं। जो बिल हो गए, बिल वगैरह आप ऑनलाइन भर सकते हैं, उसे घर में ही भरें। बिल बच्चों को घर में ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करें। तो बाहर निकलना बहुत, अभी हम कुछ कॉलोनियों में देख रहे हैं कि लोग जो है वॉकिंग भी करना चालू कर दिया है। लोगों ने मास्क पहनना, लोगों ने अवॉइड किया है, मास्क पहन ही नहीं रहे। वो सोच रहे हैं कि शायद जो है लॉकडाउन के साथ ही कोरोना खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मास्क जरूर पहने, जब भी आप बाहर जाएं, घर से बाहर निकले, आप मास्क जरूर पहने। और जब वापस लौटे तो आपको नहाना धोना, हाथ पैर धोना, आप कितना एक्सपोजर है आप खुद सोच सकते हैं कि कितना एक्सपोजर। अगर आपने सिर्फ हाथों से टच किया है तो आप हाथ जरूर धोएं, साबुन से अच्छे से हाथ धोएं, डिसइंफेक्टेंट का उपयोग करें। और मास्क के लिए मैं बोलूँगा कि मास्क को जरूर पहने। मैं महिलाओं से निवेदन करना चाहूँगा क्योंकि घर में जो है वो उनकी बातें सब सुनते हैं और वो चाहें तो मास्क को एक फैशन मॉडल बना सकती हैं। मैं महिलाओं से विशेष अनुरोध करूँगा कि वो घर से बाहर निकलने पे प्रतिबंध लगाएं, अननेसेसरी निकलने से प्रतिबंध लगाएं और मास्क का उपयोग वो सब खुद करें और सबको करने के लिए उसे प्रेरित करें। और बच्चों को विशेष रूप से ये ना समझे कि जी, ये बीमारी, ये लंबी चलने वाली लड़ाई है, तो इसको हमको दैनिक दिनचर्या के रूप में अपनाना ही होगा। तो इसे डेफिनेटली उसके रूप में अपनाएं। भले ही बच्चों में, बड़े बच्चों में और यंग एज में ये इन्फेक्शन की डेथ रेट कम है, लेकिन जीरो नहीं है। आप ये ना समझे कि वो जीरो है, डेफिनेटली उसमें भी डेथ हो रही हैं और होंगी। तो इस बात को आप समझें और इन सब चीज़ों का, जो भी बताई गई चीज़ें हैं, उनका अच्छे से पालन करें। जी, इसी के साथ मैं सभी को चाहूँगा कि सब लोग इन सब का पालन करते हुए स्वस्थ रहें। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा डॉक्टर जॉय आपसे बातचीत करके और बहुत सारी जानकारियां भी हमें आज मिली हैं। और बाल्को मेडिकल सेंटर किस तरह से टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा है, काफ़ी अपने आप को भी अपडेट करा है, सब जान के बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे आपको उसके उपाय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।